हरियालीपुर गांव के महेंद्र, बिरजू और भीम 3 अनाथ भाई अपनी मेहनत और एकता से जीवन काट रहे थे। एक दिन जब वो जंगल से लौट रहे थे, नियति ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। ए भैया, सुनिए तो, ये आवाज कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे कोनो बच्ची रो रही हो, है ना? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो महेंद्र, लेकिन ये तो बांध जंगल है, यहाँ हमारे अलावा कोई कैसे हो सकता है? महेंद्र की बात में दम है। आवाज तो मैंने भी सुनी है। चलो देखते हैं कहां से आ रही है। तीनों भाई उस अनसुनी किलकारी के पीछे पीछे चल दिए। फिर थोड़ी ही दूर पर झाड़ियों के पीछे उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे देख उनकी आत्मा कांप उठी। अरे, ये तो एक नौजवान बच्ची है और लगता है कि इसके सामने जो ये 2 लाशें हैं, ये इसके माता पिता की हैं। इनके शरीर पर तो ये जानवरों के पंजों के निशान हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, ये जानवरों ने बच्ची को क्यों नहीं छुआ? जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। महेंद्र की आंखों में उस बच्ची के लिए करुणा उमड़ पड़ी। उसने बच्ची को गोद में उठा लिया। कुछ भी कहो भैया, इस बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ। इसके माँ बाप गुजर गए और इसे पता तक नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो महेंद्र। अनाथ होने का दर्द भला हमसे बेहतर कौन जाने। हमारे माँ बाप भी तो हमें छोड़कर चले गए थे ना। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों क्या सोच रहे हो, और जो तुम सोच रहे हो वही मैं भी सोच रहा हूँ। इस बच्चे की परवरिश हम तीनों मिलकर करेंगे। हाँ। तीनों भाइयों ने बच्ची के माता पिता का जंगल में ही अंतिम संस्कार किया और उसे लेकर गांव लौट आए। भैया, हमने इसका अब तक नाम नहीं रखा। आखिर इसे क्या कहकर बुलाएंगे? हम इसका नाम रखेंगे धारा, क्योंकि ये भी समय की धारा की तरह हमारे साथ साथ बहेगी। हाँ, कैसा रहा नाम? अरे वाह 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 वाह, नाम तो बहुत सुंदर रखा है भैया। लेकिन सोचो, जब कल को हम तीनों की शादी होगी तो कहीं धारा अकेली ना पड़ जाए, और फिर कौन जाने कि हमारी पत्नियां इसे अपना पाएंगी या फिर नहीं। तीनों भाइयों के चेहरे गंभीर हो गए। बात सच थी और दिल को छू गई। हाँ, अगर ऐसी बात है भैया, तो हम तीनों तब तक विवाह नहीं करेंगे जब तक धारा के हाथ पीले ना कर दें। क्या कहते हो? अरे, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मुझे गर्व है कि तुम दोनों मेरे भाई हो, वाकई में। समय की धारा बहती रही और धारा भी उसके साथ साथ बड़ी होती गई। देखते ही देखते अब वो 20 वर्ष की एक सुशील, समझदार और सुंदर युवती बन चुकी थी। गांव के मुखिया अचानक एक दिन महेंद्र, बिरजू और भीम के घर पहुंच गए। घर के बाहर घने नीम के वृक्ष के नीचे तीनों भाई बैठे गपशप कर रहे थे। अरे जी मुखिया जी, आइए आइए, हमारे तो भाग्य खुल गए कि आप हमारे घर पर पधारे। आइए 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 आइए। अरे नहीं नहीं बिरजू, भाग्य तो इस गांव के खुले हैं कि धारा जैसी लड़की तुम तीनों भाइयों की बहन है, जो हमेशा गांव के लोगों को हंसाती है, उनका मनोरंजन करती है। बहुत बढ़िया है। सच कहूं मुखिया जी, जब भी मैं धारा से बिछड़ने की सोचता हूं ना, तो बड़ा ही बेचैन हो जाता हूं। जब हम धारा को जंगल से उठाकर लाए थे ना, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगी कि हमारी जीवन धारा कहलाएगी। हाँ मुखिया जी, धारा के विवाह का समय करीब आ रहा है, और जैसे जैसे वो दिन पास आ रहा है, हम तीनों भाइयों की उदासी भी बढ़ती जा रही है। अब देखो, तुम तीनों बिल्कुल चिंता मत करो। ये संसार का नियम है बेटा। बेटियां घर पर बैठने के लिए नहीं होती, बल्कि विदा देने के लिए होती हैं, कन्यादान के लिए होती हैं। अच्छा, मैं तो बस यही कहने आया हूं कि धारा का रिश्ता सोच समझ कर करना। मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव की धारा किसी गलत हाथों में चली जाए। आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए मुखिया जी। मैंने धारा का रिश्ता दूसरे गांव के आदित्य नाम के एक किसान से तय कर दिया है। वो बहुत ही मेहनती लड़का है। धारा ने उसे देखा भी है और उसे इस रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं है। आदित्य धारा को बहुत खुश रखेगा। हाँ। यह सुनकर बड़ा अच्छा लगा। पर तुम लोग जानते हो ना
कि जमींदार का बेटा अशोक धारा पर नजर रखे हुए है और जमींदार भी चाहता है कि तुम तीनों भाई अपनी बहन का विवाह अशोक से कर दो। मुखिया की बात सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। अब ये तो जमींदार की गलत फहमी है। अब भाई सारा गांव जानता है कि उसका बेटा एक नंबर का अय्याश है। अब जो दूसरों की बेटियों की इज्जत नहीं करता, हम अपनी बहन का विवाह ऐसे गंदे व्यक्ति से तो बिल्कुल ना करें। हाँ चलो, अब जो करना सोच समझ कर करना। जमींदार सिर्फ दबंग ही नहीं, बहुत धनवान भी है, समझ रहे हो ना। चलो राम राम। इतना कहकर मुखिया चला गया। उधर धारा गांव की बुजुर्ग और प्यारी गंगा मौसी के पास बैठी थी। दोनों में हंसी मजाक चल रहा था। अरे गंगा मौसी, आपने कभी नहीं बताया कि जब आपका विवाह हुआ था तब आपको कैसा महसूस हुआ था? चल हट बेशर्म कहीं की, ऐसे सवाल करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? नहीं आती, क्योंकि जब भी मैं ये सवाल करती हूँ आपके चेहरे पर एक अलग सी ताजगी आ जाती है। लगता है आप अपने जमाने की कितनी ही यादें ताजा कर लेती हैं। सच में धारा, कभी कभी सोचती हूँ अगर तू इस गांव में ना होती तो हम सबका क्या होता। तू इस गांव की शान है, जान है। धारा ये सुनकर मुस्कुरा उठी और वहां से उठकर अपने घर की ओर चल पड़ी। धारा अपने घर पहुंच गई और उसने रसोई में जाकर भोजन बनाना शुरू कर दिया। तभी महेंद्र वहां आ पहुंचा। अरे धारा, हम तीनों भाई कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे भाई, बहुत तेजी से भूख लगी है। मैं जानती थी कि मेरे तीनों भाइयों को भूख लगी होगी। मैं गंगा मौसी के पास बैठी हुई थी, उन्हीं के घर पर हंसी मजाक कर रही थी। तभी वहाँ भीम आ पहुँचा। अब भाई ये हंसी मजाक अपने पति के लिए थोड़ा बचा कर रखो, कुछ दिनों बाद तुम्हारा विवाह होने वाला है। हाँ। ये सुनकर धारा उदास हो गई। मैं आप तीनों को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आप मेरे पति से कह दीजिए कि अगर वो मुझे ब्याहना चाहता है तो वो यहीं आकर रह ले। ये सुनकर तीनों भाई हंसने लगे। अरे पगला गई हो क्या? अब क्या आदित्य को घर जमाई बनाकर रखना चाहती हो, हैं? देखो, वैसे हमें आदित्य को घर जमाई बनाने में कोई ऐतराज तो नहीं है, लेकिन घर जमाई का गांव में सभी लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं। ये सुनकर धारा क्रोधित हो गई। कोई मजाक उड़ाकर तो दिखाए, उसका मुंह न तोड़ दूं तो कहना। ये सुनकर बिरजू हंसने लगा। अरे देखो देखो, धारा को तो अपने पति का अभी से बुरा लग रहा है। कुछ देर बाद धारा भोजन परोसने लगी। तीनों भाई खाना खाकर सो गए और धारा भी। अगली सुबह जैसे ही तीनों भाई सोकर उठे, तभी जमींदार चौधरी वहां आ पहुंचा। मैंने सुना है कि तुमने अपनी बहन धारा का रिश्ता दूसरे गांव के एक भिखारी किसान से कर दिया है, जिसके पास केवल 2-3 बीघा जमीन है। क्यों भैया? ये सुनकर तीनों भाई जमींदार की ओर देखने लगे। अरे क्या हुआ? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम तीनों को सांप सूंघ गया है क्या? बोलो। देखो जमींदार, हम अपनी बहन का रिश्ता चाहे जहां भी करें, वो हमारी मर्जी, तुम्हें इससे क्या? अरे बकवास बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपने पुत्र अशोक का विवाह तुम्हारी बहन से करना चाहता हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम तीनों भाई उसे जंगल से उठा कर लाए थे। पता नहीं किसकी संतान है वो, किसे ले आए। अरे तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं फिर भी रिश्ते के लिए तैयार हूँ। जमींदार की बात सुनकर महेंद्र आग बबूला हो गया। देखो जमींदार, तुम यहाँ से सीधी तरह से चले जाओ, वरना हम तीनों भाई तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। शायद तुमसे गांव के और लोग डरते होंगे, लेकिन हम तीनों भाई नहीं डरते, समझ गए? और अगर विश्वास ना हो तो कुछ देर यहाँ पर और बैठकर दिखा दो। तुम्हें छठी का दूध ना याद दिला दिया तो मेरा नाम नहीं। ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। तुम तीनों भाइयों की इतनी हिम्मत कि मुझे अपमानित करो। मैं अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा। तुम तीनों भाइयों को बहुत जल्दी है ना धारा का विवाह करने की? ठीक है, अगर धारा मेरे बेटे की नहीं हो सकती तो विश्वास मानो
मैं उसका विवाह कहीं नहीं होने दूंगा। जा रहा हूं मैं। इतना कहकर जमींदार गुस्से में वहां से चला गया और अपने घर जाकर बैठ गया। तभी उसका पुत्र अशोक वहां आया। क्या हुआ पिताजी? धारा के भाइयों ने क्या जवाब दिया? अरे उन तीनों भाइयों ने मुझे अपमानित किया, बस चप्पल मारना ही बाकी रह गया था। अरे नालायक, तेरी वजह से मुझे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी, वरना मैं उन तीनों भाइयों के घर पर थूकना भी पसंद नहीं करता। न जाने तुझे धारा में ऐसा क्या पसंद आ गया और क्यों तू उसके पीछे दीवाना बना बैठा है। मुद्दे की बात यह है कि धारा के तीनों भाइयों ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है उसकी सजा तो मैं देकर रहूंगा। हाँ। और वो कैसे? जिस दिन धारा का विवाह होगा उस दिन धारा की डोली नहीं उसकी अर्थी उठेगी, तब मैं इन धारा के तीनों भाइयों का चेहरा देखूंगा। धारा के विवाह का दिन आ गया। घर में उत्सव का माहौल था। धारा अपने कक्ष में बैठी थी कि तभी धारा का भाई भीम दूध लिए हुए वहां आ पहुंचा। धारा, कई वर्षों से मैं तुझे सुबह अपने हाथों से दूध देता आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन आज के बाद से फिर नहीं दे पाऊंगा। अब तू पराए घर की हो जाएगी ना। भैया, मेरा मन बिल्कुल भी बिछड़ने को नहीं कर रहा। धारा की आंखों में आंसू बह निकले। तभी बिरजू और महेंद्र कमरे में आ गए। अरे 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 मेरा बच्चा, पगली, ये तो संसार का नियम है, पालन तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। लेकिन चिंता मत करना, हम तीनों भाई तुझसे मिलने के लिए आते रहेंगे, है ना? धारा मुस्कुराते हुए दूध पी गई। तीनों भाई बाहर निकल गए। तभी घर पर मुखिया पहुंच गया। मुखिया को देखकर भीम उससे बोला, मुखिया जी, आपने गांव के मैदान में पंडाल लगवा लिया? हाँ हाँ, सारी तैयारियां पूरी हैं। तुम्हारे कहने पर गज्जू हलवाई को भी बुला लिया है, मिठाइयां बनने लगी हैं, सब हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज की कमी रह जाए। अरे सच कहूं तो तुम तीनों भाई जितना कर रहे हो ना धारा के लिए, उतना तो कोई अपनी सगी बहन के लिए भी नहीं करता है। हाँ मुखिया जी, आगे से कभी भी ऐसा मत कहना। धारा हमारे लिए सगी बहन से भी बढ़कर है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, क्या मैं धारा से मिल सकता हूँ? अब पता नहीं फिर धारा बेटा से कब मिलने का मौका मिले। मुखिया जैसे ही अंदर गया, सामने का दृश्य देखकर उसके गले से जोरदार चीख निकल गई। धारा! उसकी चीख सुनकर तीनों भाई दौड़ते हुए भीतर आ पहुँचे। हाँ भैया, ये क्या हो गया? धारा के मुंह से झाग क्यों आ रहे हैं? धारा, धारा उठो, अरे उठो बेटा, आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? भीम की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल धड़कने लगा। वो भागते हुए गांव के सबसे बड़े वैद्य के पास चला गया। जल्दी चलिए वैद्य जी, मेरी बहन धारा को कुछ हो गया है, मुंह से झाग आ रहा है, जल्दी चलिए। वैद्य तुरंत भीम के साथ घर पहुंचा। धारा अब इस संसार में नहीं रही, इसे जहर दिया गया है। तीनों भाई बुरी तरह चौंक गए। जहर? आप ये क्या कह रहे हैं वैद्य जी? तभी वैद्य की नजर पास रखे गिलास पर गई। इस दूध में जहर है, ये दूध किसने पिलाया? मैंने, पर मैं तो रोज सुबह उसे गाय का ताजा दूध पिलाता हूँ। आज भी वही किया। कुछ ही देर में गांव में हंगामा मच गया। धारा अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं जमींदार अपने बेटे अशोक के साथ हंसते हुए बैठा था। देखा मेरा दिमाग? तीनों मूर्खों को पता तक नहीं चला कि मैंने कब उनके घर में घुसकर दूध में जहर मिला दिया। लेकिन पिताजी, कहीं आपकी पोल न खुल जाए। अरे मूर्ख, मेरी पोल कभी नहीं खुलेगी, पर असली तमाशा तो अब देखना है। अब तो इन तीनों भाइयों को उल्टा जवाब देना पड़ेगा। इन तीनों ने मिलकर धारा को मारा है। धारा उनकी सगी बहन नहीं थी। ये सब बरसों से प्रेम का नाटक कर रहे थे। अब ये सब सवाल उनसे पूछा जाएगा। चल बेटा मेरे साथ, चलते हैं असली खेल देखने, चल। दोनों धारा के घर पहुंच गए, जहां पूरा गांव एकत्रित था। अचानक जमींदार अपने बेटे अशोक के साथ महेंद्र, भीम और बिरजू के घर पहुंचा। घर के अंदर भारी भीड़ जमा थी। तीनों भाई फूट फूट कर रो रहे थे
और मुखिया भी वहाँ पर मौजूद था। अरे देखो देखो देखो, कैसे मगरमच्छों के आंसू बहा रहे हैं। इन तीनों ने शादी वाले दिन ही अपनी बहन को जहर देकर मार डाला, क्योंकि वो उनकी सगी बहन नहीं थी, इसीलिए मार डाला। देखो सब लोग। ये सुनकर भीम की आंखों में क्रोध झलकने लगा और वो गुस्से से बोला, बकवास मत कर जमींदार। अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ, मुझे सब पता चल गया है कि दूध में जहर मिला हुआ था और वो दूध तुमने ही अपनी बहन को पिलाया था। बकवास तुम कर रहे हो। भीम रोते हुए बोला, अरे तो तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बहन को जहर दे दूंगा क्या? दे दूंगा क्या भैया, दिया है तुमने। मैं कैसे मान लूं कि तुमने नहीं दिया है, बताओ। गांव में लोग फुसफुसाने लगे और जमींदार गांव वालों से बोला, देखो सब लोग, इन तीनों भाइयों ने केवल इस वजह से अपनी बहन को मार डाला ताकि इन तीनों को दहेज न देना पड़े। ये सुनकर महेंद्र क्रोधित हो गया। ये सब बकवास है, बकवास। चले जाओ यहाँ से जमींदार। हमारी बहन वैसे भी इस संसार में नहीं रही और ऊपर से तुम हमें आरोपी ठहरा रहे हो, हमें। तभी भीम की नजर जमींदार के बेटे अशोक पर पड़ी, जो डरा सहमा हुआ खड़ा था। वो तुरंत अशोक के पास चला गया और उसका गला पकड़कर बोला, अरे तू यहाँ क्यों खड़ा है? हाँ, देखो, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी बहन के दूध में जहर मेरे पिता ने मिलाया था। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। ये सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मैं क्यों आरोपी ठहराया जाऊं? भीम गुस्से से अशोक से बोला, ओ, जब तू डर कर खड़ा था ना, तभी मुझे दाल में कुछ काला लगा था। वो अपने गांव वालों से बोला, इस जमींदार को दूध में जहर मिलाते हुए किसी पर दया नहीं आई। गांव वाले गुस्से में जमींदार और उसके बेटे अशोक को पीटने लगे और उनको मारते हुए अधमरा करके सड़क पर फेंक दिया। अरे तेरी वजह से अब हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। आखिर तुझे क्या जरूरत थी सबको सच्चाई बताने की? जब भीम ने मेरा गिरेबान पकड़ा तो मैं बुरी तरह से डर गया था। मुझे लगा कि शायद उसे शक हो गया है। तुझे तो अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। तू बेटे के नाम पे कलंक है, कलंक। उधर महेंद्र अपनी बहन को गौर से देखते हुए बोला, नहीं बहन, तुझे वापस आना होगा। ये क्या बातें कर रहे हो महेंद्र? मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। लेकिन मेरी बहन आएगी। मैं यमराज से पूछूंगा कि आखिर मेरी बहन की क्या गलती थी। हाँ, हम अपनी बहन के प्राण यमराज से छीन कर लाएंगे। ओहो, लगता है कि बहन की मौत ने तुम सबको पागल कर दिया है। थोड़ा शांत रहो। हमारे जंगल में एक साधु बाबा बैठते हैं, कहते हैं बहुत ज्ञान है उन्हें। क्यों ना हम अपनी बहन को वहां लेकर चलें और उनसे यमलोक जाने का पता पूछें। तीनों भाई अपनी बहन की लाश को उठाकर जंगल में साधु के पास ले गए। साधु ने तीनों भाइयों और लड़की की लाश को देखकर चौंकते हुए बोला, ये किसकी लाश है? ये मेरी बहन की लाश है साधु महाराज। जमींदार की वजह से शादी के दिन ही हमने अपनी बहन को खो दिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम तीनों मेरे पास क्या करने आए हो? हमें यमराज से मिलना है। हम अपनी बहन के प्राण वापस लाना चाहते हैं। साधु को ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ। तुम्हारे दिलों में जो प्रेम है वो बहुत ही गहरा है, लेकिन ध्यान रखना, इस रास्ते पर बहुत खतरे हैं। तुम तीनों को यमलोक तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन रास्ते से गुजरना होगा और मानव शरीर के साथ वहां जाना और भी मुश्किल है। हम हर खतरे के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें यमलोक का द्वार मिलेगा, लेकिन रास्ता खतरनाक होगा। साधु ने यज्ञ शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक रंग बिरंगी आंच से एक विचित्र गोल द्वार प्रकट हो गया। हाँ, ये यमलोक का द्वार है। तुम तीनों को इसमें प्रवेश करना है, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें 3 खतरनाक घाटियों का सामना करना होगा। अगर तुम इन 3 घाटियों को पार कर सको तो यमराज तक पहुंच सकोगे। जाओ। तीनों
भाइयों ने द्वार में कदम रख दिया और जैसे ही उन तीनों ने भीतर प्रवेश किया, एक तेज हवा ने उन्हें घेर लिया। अचानक एक अंधेरी और खड़ी घाटी उनके सामने उभर आई और उन्हें लगा जैसे कोई विशाल शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। हाँ, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम इस रास्ते पर हैं और हमें इसे पार करना ही होगा। घाटी में एक भयावह शांति थी। केवल सर्द हवाएं और टेढ़े मेढ़े पत्थर ही हर तरफ बिखरे हुए थे। ये घाटी खतरनाक थी, लेकिन महेंद्र ने अपनी सोच को दृढ़ किया। वो सबसे पहले आगे बढ़ा और रास्ते के खतरों से जूझते हुए एक दूसरे को संकेत देता रहा। चलो, ध्यान रखना, ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। महेंद्र ने अपनी साहसिकता और सूझबूझ से खतरनाक पत्थरों और मुसीबतों को पार किया और जैसे ही वो एक बड़ी चट्टान को हटाने में सफल हुआ, उसने देखा कि घाटी का रास्ता अब साफ हो गया था। हाँ, पहला कदम तो हमने पार कर लिया। अगले ही क्षण तीनों भाई दूसरी घाटी में पहुंच गए। ये घाटी और भी अधिक कठिनाई से भरी थी, लेकिन वो पहले से ज्यादा तैयार थे। ओहो, ये तो और भी कठिन लग रहा है। लेकिन भाइयों, हमें रुकना नहीं है, चलो। दूसरी घाटी में प्रवेश करते ही उनका सामना एक विशाल जल प्रपात से हुआ, जिसकी धारा बहुत तेज थी। लेकिन बिरजू ने एक अद्भुत रणनीति अपनाई। उसने जल प्रपात के किनारों पर स्थित एक पेड़ की शाखा का सहारा लिया और पानी की धारा के साथ संघर्ष करते हुए उसे पार किया। हाँ, हमें ये रास्ता पार करना ही होगा, चलो। वो तीनों कुछ देर बाद सुरक्षित भूमि पर पहुंच गए। तीनों भाइयों ने राहत की सांस ली। अब वो तीसरी घाटी में पहुंच गए। ये घाटी सबसे कठिन थी, लेकिन तीनों भाई अब पूरी तरह से तैयार थे। तीसरी घाटी में उन्हें एक अजीब सी काली धुआंधार घेराबंदी का सामना करना पड़ा। ये घेरा उन्हें दबोचने के लिए तैयार था, लेकिन उनके दिलों में एक लक्ष्य था, अपनी बहन को वापस लाना। हमें ये रास्ता पार करना ही होगा। तीनों भाइयों ने एकजुट होकर उन्होंने तीसरी घाटी को पार कर लिया। कुछ देर बाद वो यमलोक पहुंच गए। यमलोक का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर विशाल महल, सुनहरी आभा और असीम शांति थी। वहां का वातावरण भव्य था, जैसे किसी अन्य लोक में कदम रख लिया हो। और यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान एक विशाल काले सिंहासन पर बैठे हुए थे। तुम तीनों ने यमलोक के कठिन रास्ते को पार किया है और अब तुम तीनों मेरे सामने खड़े हो। तुम तीनों यहाँ पे क्यों आए हो? यमलोक का द्वार कोई खेल नहीं, ये वो स्थान है जहाँ मृत्यु अंतिम होती है। सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। हम यहाँ पे अपने बहन के प्राणों को लेने आए हैं। धारा हमारी बहन, उसे बचाना है। यमराज का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उनके सिंहासन के नीचे जमीन कांपने लगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये संसार का नियम है, जो एक बार पृथ्वी छोड़ देता है वो लौट नहीं सकता। यमराज, हम ये जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके पास आए हैं इस कठिन रास्ते को पार करके, क्योंकि हमारी बहन निर्दोष थी। उसे नहीं पता था कि दूध में जहर है। मुझसे पूछो यमराज, मुझे भी नहीं पता था कि मैं अपनी बहन को जहर दे रहा हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरी उम्र इसी बोझ के साथ जीऊं कि मेरी ही गलती से मेरी बहन मारी गई? यमराज तीनों भाइयों को एकटक देखते रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण शांति छाई रही, पर यमराज ने अपनी आंखें खोली और गहराई से बोले, हमें सब कुछ ज्ञात हो गया है। वर्षों पहले जब धारा के माता पिता की मृत्यु हुई थी, तो तुम तीनों उसे अपने साथ लेकर आए थे। रक्त का संबंध ना होते हुए भी तुम तीनों ने उसे सच्चा प्रेम किया। कोई सगा भाई ऐसा नहीं करता जैसा तुम तीनों ने किया। और अब जब तुम अपनी बहन के प्राण मांग रहे हो,
तो क्या तुम इसके लिए अपने जीवन की भी बलि देने को तैयार हो? हाँ, तो फिर आप मेरी बहन को जीवन दे दीजिए, मेरी सारी उम्र काट लीजिए। हाँ, और मेरी भी। और मेरे भी यमराज। हाँ। यमराज की आंखों में पहली बार जल की परछाई आई। वो कुछ क्षण शांत रहे, फिर उठ खड़े हुए। कोई अपना एक क्षण भी किसी को नहीं देता, और तुम तीनों अपनी सारी आयु देने को तैयार हो। जिस बहन के तुम जैसे 3 भाई हैं, उस बहन के प्राण को मैं क्यों ना लौटाऊं? यमराज ने अपनी आंखें बंद की और हाथ उठाया। तुम्हारी बहन धारा को मैंने जीवन वापस दे दिया है। उसकी आयु अब 100 वर्ष से अधिक होगी, और हाँ, तुम्हारी भी आयु नहीं कटेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम सब भी 100 वर्ष से अधिक जियोगे। अब तुम तीनों अपनी आंखें बंद कर लो, और जब आंखें खोलोगे तो स्वयं को पृथ्वी पर पाओगे। जाओ। तीनों भाइयों ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उन्होंने आंखें खोली तो वो फिर से उसी साधु के पास खड़े थे। सामने धारा थी, जीवित और हैरान। तुम तीनों ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अपनी बहन को यमराज से छीन लाए हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गांव में कोहराम मच गया कि धारा के भाई यमराज से उसकी जान वापस ले आए। अगले ही दिन पूरे गांव में धूमधाम से धारा का विवाह हुआ। तीनों भाई उसके साथ खड़े थे, गर्व से भरे हुए। जीवन में रक्त का संबंध नहीं, प्रेम का बंधन महत्वपूर्ण होता है। जो भाई बहन के लिए यमलोक तक जा सकते हैं, वो ही सच्चे भाई होते हैं। और कभी-कभी प्रेम संसार के हर नियम से बड़ा हो जाता है।